डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। nth ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो दर हकीकत में द ट्रुथ ऑफ द बेसिक assumption ऑफ बोहर थ्योरी वाज established when this applied to a single electron system। चूंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक assumption की, बोहर थ्योरी की, तो इसकी एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और इसको हम बड़े अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं जब ये एक ऐसे सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ जैसे हमारे पास हीलियम -1 है स्टूडेंट्स, या हमारे पास लिथियम -2 है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई मरतबा एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और पूछते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर भी छोटे छोटे एमसीक्यूज भी इससे आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं और सपोज करते हैं कि हमारे पास ई जो है इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है, यानी ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसका मास मेरे पास स्टूडेंट्स m है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन एटम के आउटर मोशन के अंदर एक ही शेल होता है, उसके अंदर मूव कर रहे हैं, वो E है। इसके ऊपर चार्ज जो है मैंने माइनस लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। एक यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ZE का, इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और ये मेरे पास स्टूडेंट न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज ZE प्लस है, जहां पर Z का मतलब होता है एटॉमिक मास, और ई के ऊपर मैंने प्लस इसलिए लगाया स्टूडेंट के चूंकि ये प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। इस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो हमारे पास भी है। देयरफॉर मैंने कंसीडर किया कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट्स, इस ऑर्बिट का जो रेडियस है, यानी इस सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान का ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, दिस इज r एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, चूंकि ये हमारे मुशाहिदे में है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, तो जब ये इसके अंदर मूव कर रहा होता है और यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस है, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस है। सो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। सो अगर मैं कूलम्स लॉ को यहाँ अप्लाई करूँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ मुझे पता है कि F इज इक्वल टू के ZE प्लस एन माइनस अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके और अपने याद दहानी के लिए कूलम लॉ को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिख दो, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो याद रहे कि ये जो मेरे पास Q1 है, मैंने इसको कंसीडर किया है कि ये बराबर है ZE प्लस, और ये जो मेरे पास Q2 है इसको मैंने कंसीडर किया है E नेगेटिव। दर हकीकत में स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास E पॉजिटिव है या E नेगेटिव है मेरे पास, ये दर हकीकत में सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि इनका चार्ज सेम रहता है। लेकिन सिर्फ एक ये बताता है कि ये पॉजिटिव है और दूसरा कहता है कि ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड विल बी रिमेन सेम। सो मैंने इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई किया और आ, ये मेरे सामने आया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो मेरे पास एक के है, और ये के दर हकीकत में मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। दिस के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये दर हकीकत में मेरे पास है वी क्यूब परमिटिविटी। ये हमारे पास वैक्यूम परमिटिविटी होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास स्टूडेंट्स। आगे इस पे तफसील से बात होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सो हमारे पास इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ
कि इफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि मैंने सिर्फ यहाँ पर इस के की ये वैल्यू जो यहाँ नजर आ रही है यहाँ पुट की और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आया। अगर मैं उसको यू लिखूं कि इफ इज इक्वल टू के जेड, और जैसे मैंने तस्करा किया था कि ये दरहकीकत में सेम चार्जेस है, तो मैं उसको जेड ई स्क्वायर भी सिंपली लिख सकता हूँ अपॉन आर स्क्वायर। और एफ इज इक्वल टू के की जगह अगर मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो जेड ई स्क्वायर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड आई विल गेट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैंने तस्करा किया कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनके दरमियान फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस ऑर्बिट के अंदर मूव करने की वजह से एक फोर्स लगती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास, अगर हम उसका तस्करा करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है इस, और वो बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। स्टूडेंट, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस ऑर्बिट के अंदर तसलसल के साथ मूव कर रहा है, न तो ये सेंटर की तरफ आगे गिर रहा है और न ये अपने इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोलंबिक फोर्स है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो आई कैन राइट, बस मैं लिख सकता हूं कि दोनों आपस में इक्वल होने की वजह से एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास दोनों साइड पे आर मौजूद है। सो मैं इस आर को कैंसिल कर सकता हूँ, यानी ये आर इस एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और बस मेरे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरे पास एक इक्वेशन वजूद में आई एंड आई विल से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और आगे कैसे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास आर यहाँ पे है, इस आर को मैं अलग करता हूँ रेडियस के लिए। सो मैं लिखता हूँ कि आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि इस आर को मैं इधर लेके आया और इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके आया और कुछ भी नहीं हुआ, एंड दिस विल बिकम माय सेकंड इक्वेशन। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। लेकिन स्टूडेंट, जैसे आपके इल्म है में है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर थ्योरीज के मुताबिक मैं जानता हूं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। स्टूडेंट्स, याद रखें मैं वेलोसिटी को यू भी लिख रहा हूं और यू भी लिख रहा हूं, लेकिन दर हकीकत में एक ही है। अच्छा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये मेरे पास बोहर थ्योरी से हमारे पास आया स्टूडेंट्स। सो आगे अगर इसको हम देखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज इट v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एम, या 2 पाई एम आर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास v की वैल्यू आ गई, सो आई विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर
अपॉन नीचे वाले का भी मैं स्क्वायर लूंगा तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अब इस वाली वैल्यू को स्टूडेंट्स, ये वी स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास आई है, आई विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस टू में मैं जाके इसको पुट करूंगा और मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये मेरे पास आया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और m स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास r इज इक्वल टू, और ये r मेरे पास बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स जेड ई स्क्वायर अपॉन, और स्टूडेंट्स ये 4 इस 4 के साथ चला गया, एक पाई एक के साथ, और इस तरह एक m स्टूडेंट्स एक के साथ चला गया। मेरे पास नीचे तो एक एप्सिलॉन नॉट रह गया स्टूडेंट्स, और साथ में मेरे पास रहा n स्क्वायर और h स्क्वायर। ये जो मेरे पास टर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक है मेरे पास पाई और एक है m, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, यानी पाई और m और साथ में एक मेरे पास है आर स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएंगे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को यूज करते हुए। यानी बेसिकली हमें पता है कि अगर डिवाइड 1 अपॉन x हो तो स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 1 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि इसको मजीद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और मेरे पास ये वाला पूरा पार्ट जो है ये r के साथ चला जाएगा, सो आई कैन राइट एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई m आर स्क्वायर अपॉन, और ये वाला r जो है ये नीचे चला गया स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये एक r इस एक r के साथ चला जाएगा, एंड सो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, एंड ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू r, यानी r जो है मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा। सो अगर इसको मैं बड़ा क्लियर लिखना चाहूँ, सो r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई और n। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया r की वैल्यू, एंड आई विल से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास एक एप्सिलॉन नॉट है, और ये दर हकीकत में मेरे पास बराबर है वी क्यूब परमिटिविटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 8.8 फॉर क्रॉस 10 की पावर -12 कूलम पर जूल एंड मीटर। इसके अलावा हमारे पास है h, और h जो है मेरे पास ये है स्टूडेंट लंग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 टू 5 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इस तरीके से मेरे पास m जो है स्टूडेंट्स ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बराबर होता है 9.11 क्रॉस 10 की पावर -31 kg। इस तरह E जो हमारे पास है बराबर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1.60 टू क्रॉस 10 की पावर -90 कूलम
इन सारी वैल्यूज को अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो h है ये चूंकि प्लैंक कांस्टेंट है, ये जो मेरे पास चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, पाई और मास, और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये सब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इनको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो मैं इस इक्वेशन 3 को लिख सकता हूँ कि R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन Z, and this will become some equation number 4. स्टूडेंट्स दर हकीकत में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी इसमें एक n है, और ये n दर हकीकत में हमारे पास ऑर्बिट का नंबर है 1 2 3 4 वट एवर जो भी है, और z जो मेरे पास है ये दर हकीकत में होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। यहाँ पर ये जो मेरे पास ए नॉट है ये दर हकीकत में बराबर है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये कहलाता है बोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.5 to 9 क्रॉस 10 की पावर -8 cm, या दूसरे अल्फाज में 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 जो मेरे पास बनी, ये दर हकीकत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें nth ऑर्बिट मालूम करना हो हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन की तरह के एटम्स का। यानी अगर मैं इसको यू लिख दूं Rn इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन इट, तो तब भी ये दुरुस्त ही है। यहाँ पर n दर हकीकत में ऑर्बिट के नंबर, यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए करना है तो Rn1 इज इक्वल टू ए नॉट और 1 का स्क्वायर बनी होगा अपॉन z, और अगर 2 के लिए करना है, और अगर 3 के लिए करना है, और अगर 4 के लिए वगैरह वगैरह, तो इस तरह पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज स्टूडेंट्स।